यूएस ने इसी का इस्तेमाल किया। जैसे कि सीआईए कहती रही है कि नेशनल इंटरेस्ट में, जो यूएस का नेशनल इंटरेस्ट है उसमें सब कुछ जस्टिफाइड है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट है क्या वो यूएस खुद डिसाइड करता है। अब यहां पर एक सवाल है कि अगर आप जिसको राष्ट्रहित कह रहे हैं, मान लिया वो राष्ट्रहित है आपका, लेकिन क्या वो ह्यूमन इंटरेस्ट, वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी इससे भी बेहतर हो सकता है, मतलब इससे प्रायर माना जा सकता है क्या? तो आपका क्या जवाब होगा? तो शायद कुछ लोग कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, वर्ल्ड के इंटरेस्ट से पहले नेशनल इंटरेस्ट, यही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कई लोग इस आइडिया में बिलीव करेंगे, इसको रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से फेवर भी किया जाता है। लेकिन दूसरे कई सवाल ये उठते हैं कि जिसको आज आप राष्ट्रहित कह रहे हैं और उससे दुनिया में अशांति हो रही है, वॉर हो रही है, तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में वो आपको ही नुकसान दे। तो हो सकता है कि भाई वो एक्चुअल में आपका राष्ट्रहित था ही नहीं। फिर लगता है कि जिसमें दुनिया का हित होगा उससे आपको लार्जर अपने नेशनल इंटरेस्ट को सोचना पड़ेगा। आप कहेंगे कि इस डिबेट के थोड़ा अंदर जाते हैं, तब शायद और ज्यादा हम स्टोरीज से समझेंगे, इसके अदर लेयर्स को समझेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआईए की। सीआईए ने अपने कोवर्ट और कई बार अपफ्रंट ऑपरेशंस द्वारा कितनी सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया है, पैसा, हथियार, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, और कई सारे जो ऑथोरिटेरियन रेजिम होते हैं उनको पैसा और हथियार प्रोवाइड किया है। एक डेटा के हिसाब से, जो अभी मैं कोट भी करूंगा आपको, कि दुनिया में जो 74% ऐसे रेजिम्स हुए हैं जिन्होंने अपने ही जनता पर यू कैन से जेनोसाइड किया है, बड़ी मात्रा में ह्यूमन राइट वायलेशन करे हैं, जो टोटल ऐसे रेजिम्स हुए हैं उसमें से 74% रेजिम ऐसे हैं जो यूएस के क्लाइंट स्टेट रहे हैं। क्लाइंट स्टेट क्या इसमें भी कोई क्लाइंट और प्रोवाइडर वाली रिलेशनशिप है? जी हां, बिल्कुल है। यानी कि सीआईए अपने फेवर में कोई अगर सरकार है, कोई रीजनल एलिट है, किसी क्षेत्र के कोई पावरफुल लोग हैं, तो उनको पैसा हथियार प्रोवाइड करती है और कहती है कि जो तुम्हारे खिलाफ हो उसको खत्म कर दो, और अगर हमने तुम्हारे सरकार को बचाया है तो अपने देश के जो संसाधन है वो हमारे लिए खोलोगे कि नहीं खोलोगे? तो माइंस और ऑयल एंड गैस, नेशनल रिजर्व, फिर उसका फायदा यूएस की कंपनीज लेती रही हैं। सीआईए के ऐसे ऑपरेशंस मेजरली हमने लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में देखे हैं। हालांकि केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको इटली की भी एक स्टोरी बताऊंगा जो 1960 से 80s में इटली ने देखा था कि कैसे यूएसए ने वहां पर टेररिज्म फैलाने में यू कैन से एक मेजर रोल निभाया था। यूएसए कहता है कि देखो, हमारे तो 3 कारण हैं क्यों हम ऐसा करते हैं। पहला कारण है यूएसएसआर। उनसे पूछा, भाई यूएसएसआर से क्या मतलब तुम्हारा? वो कहते हैं देखो, यूएसएसआर हमारे लिए ना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर यूएसएसआर एक्सपेंड होता तो वो हम पर इंपैक्ट होता। तो कहा चलो यूएसएसआर तो चला गया, 1991 डिसइंटीग्रेट हो गया, रशिया बन गया। तो कहता अब रशिया वो प्रॉब्लम है ना हमारे लिए। तो कहा कि अच्छा, रशिया ऐसी प्रॉब्लम है, कैसे हो सकता है? जैसे कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो गोर्बाचेव के बाद येल्त्सिन आए, और येल्त्सिन तो ऐसा लग रहा था कि प्रो वेस्ट है, और उसके बाद जिस टाइम पर मिस्टर पुतिन आए तो पुतिन का भी शुरुआती जो दौर था उसमें ही वाज हैविंग कोर्डियल रिलेशन, और कई बार उन्होंने कहा था इट इज टाइम टू वर्क टुगेदर। फिर ऐसा क्यों? तो ऐसा भी हो सकता है कि एक मास्क हो, इसका लार्जर पर्सपेक्टिव हो कि सुपर पावर आप तभी बने रह सकते हैं जब आपकी जरूरत बनी रहे, और जरूरत के लिए स्ट्रेटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज यूज्ड। कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा तो आपकी जरूरत रहेगी, आपके हथियारों की इकोनॉमी चलती रहेगी। दूसरा है ड्रग्स के खिलाफ हैं जी हम। देखो, अफ्रीका में अगर हम कहीं इंटरवेंशन करते हैं, ड्रग्स की वजह से करते हैं। इस अफगानिस्तान वाले रूट पर भी हमें करना ही था, देखो ड्रग्स की वजह से करते हैं। लेकिन अभी आपको पता लगेगा कि कहानी बिल्कुल इसके उलट है। यूएस कॉर्पोरेशंस, यानी कि जो यूएस के कमर्शियल इंटरेस्ट हैं इन देशों में, वो थ्रेटन ना हो जाए, तो इस वजह से हम चाहते हैं वहां शांति रहे। शांति का मतलब है कि उनके फेवर की सरकार वहां बनी रहे। कुल मिलाकर बातें, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ओसामा बिन लादेन। अब इसके पीछे की कहानी तो सुनिए। मॉर्गेंथ्यू एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्सपर्ट हुए। कहा जाता है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर II, मतलब कि 1945 के बाद की जो यूएस की नीति थी वो मॉर्गेंथ्यू के विचारों से प्रभावित थी। मॉर्गेंथ्यू ने कहा कि देखो, यूएसएसआर तुम्हारे लिए बड़ी समस्या बनेगा, तो ऐसे में अगर अभी जैसी वर्ल्ड वॉर II खत्म हो रहा है तो इसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो टेबल है तुम अपने हिसाब से सेट करो। मींस तुम अपने आप में सेफ एंड सिक्योर हो, तुम अपने आप में इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहे हो, ये काफी नहीं है। लॉन्ग टर्म में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो ऐसे में कितने सारे अन्य देश तुम्हारे पीछे होने चाहिए, तुम्हारे सपोर्ट में होने चाहिए। तो कहा कैसे होगा? कहा कि जहां जहां यूएसएसआर बढ़ने की कोशिश करे वहां पर
टॉपल कर दो सरकार को। चलो करते हैं जी। तो ऐसे में अफगानिस्तान में एक कम्युनिस्ट रजीम आया, यानी कि वहां पर एक कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई। इंडिकेशन मिल गया इसे ये को कि ये तो हमारे लिए खतरा है। खैर, उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, हटाया गया। लोकल सपोर्ट से, आईएसआई की मदद से। पाकिस्तान का बॉर्डर आप सबको पता अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अब इससे यूएसआर को लगा यार ये तो हमारे सामने ऐसा कर, मतलब इट इज लाइक कि अफगानिस्तान के जो ऊपर वाला एरिया है ताजिकिस्तान, वो वाला एरिया ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, इट इज कंसिडर्ड एज सॉफ्ट वैली ऑफ यूएसआर। तो यानी कि यूएसआर की सॉफ्ट वैली के नीचे अगर आईएसआई सीआईए मिलकर ऑपरेशंस कर रही है और मुजाहिद्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है, मुजाहिद्स जो कि अफगानिस्तान के लड़ेंगे हथियार से, तो यानी कि आगे खतरा यूएसआर के पास हो सकता है। तो इस वजह से 1979 में यूएसएसआर ने इंटरवीन कर दिया इस एरिया में, कहा अपनी फोर्सेस को ही भेज रहे हैं, जिससे कि वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो इससे पहले थी, जो यूएसए ने हटवाई है, हम उसको दोबारा वहां पर इंस्टेट करेंगे। अब इसके बाद सीआईए और आईएसआई ने कहा कि देखो हमारा जो साथ है ना अब लॉन्ग टर्म बनने वाला है। आईएसआई ने कहा यही तो हम चाहते हैं, पैसा, हथियार। तो मैसिव करप्शन भी रहा और कितने सारे जो बच्चे थे उनको जो है फंडामेंटलिस्ट रेडिकल इस्लाम के आइडियाज में पढ़ाया गया और आगे मुजाहिदीन बनाकर और लड़ाई में उतार दिया गया। अब मजे की बात इसमें यह है कि यूएस समझ रहा था कि ये केवल इस वजह से ट्रेन होंगे कि ये यूएसआर को पीछे करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खुद कितने ही सारे जो डिप्लोमेट थे यूएसए के, उन्होंने कहा कि इवन जो मुजाहिद्स को आप पैसा प्रोवाइड कर रहे हो आईएसआई के थ्रू, तो कितने सारे जो छोटे छोटे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं उनमें आपस में ही सामंजस्य नहीं है। यानी कि इस्लाम को इंटरप्रेट करना, अफगानिस्तान के भविष्य को कैसे इंटरप्रेट करें, इसमें भी डिफरेंसेस हैं। तो आगे जाके ऐसा भी हो सकता है आपस में लड़ें और सिविल वॉर जैसी कंडीशंस बन जाएं। और ऐसे में जो हथियार आप इनको प्रोवाइड कर रहे हो, वो हथियार अगर कुछ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में गए जो ना सीआईए कंट्रोल कर पाए ना आईएसआई कंट्रोल कर पाए, तो सीधा वो हथियार कहां पर आ सकता है, यूएसए पर या यूएसए के एलाइज पर आ सकता है। यूएसए बस लाइक अरे यार हम पर कहां। यूएसए अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट जोन से आइसोलेटेड मानता रहा है ड्यू टू इट्स ज्योग्राफी, कि एक तरफ पैसिफिक है, एक तरफ नॉर्थ अटलांटिक है, हम तो सेफ एंड सिक्योर दूर हैं। खैर, अब यहां पर जो एक कहानी थी ना अफगानिस्तान में ऑफिशियल इंटरवेंशन होगा, ये जिमी कार्टर से स्टार्ट हुई थी। $500,000 कहा कि हम देंगे, नॉन लीथल असिस्टेंस कहा था, नॉन लीथल जानबूझकर कहा था, कि जिससे कहा कि भाई देखो हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम कोई लीथल वेपन्स नहीं दे रहे हैं। लेकिन असलियत में क्या हो रहा था, फिर ये लेगेसी कंटिन्यू हुई, आईएसआई ट्रेन कर ही रही थी। तो अब लेगेसी कंटिन्यू का मतलब रीगन ने कहा कि हाँ जी जिमी कार्टर तुम्हारी स्ट्रेटजी बहुत सही थी, चलो हम भी सपोर्ट करेंगे ऐसे रेजिस्टेंस को। 1979 बिन लादेन से कांटेक्ट होता है। बिन लादेन एक सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जिसकी फैमिली खुद कंस्ट्रक्शन में थी सऊदी में, वो यूएस की एम्बेसी से कनेक्ट करता है अंकारा में, टर्की में, और यूएस को लगता है कि यही तो टैलेंट है जो हम ढूंढ रहे थे। आप सोचेंगे क्या टैलेंट देखा उन्होंने उस समय में, देखा कि ये पैसा केवल हम पर ही डिपेंड नहीं रहेगा, ये पैसा और जगह से सोर्स भी कर सकता है, ये फाइटर्स को भी खड़ा कर सकता है। तो ओसामा बिन लादेन वाज रिक्रूटेड। मेजर जो सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है उसके बाद मॉर्फिन रहा, यानी कि ड्रग्स का ट्रेड रहा, और अलकायदा जो मैंने कहा था फिर इनसे भी कंट्रोल नहीं हुआ और 9/11 यूएसए में होता है। ये तो एक एग्जांपल था, आगे आगे देखिए कहानी। सीरिया, अब ये सीरिया का एक मैप देखिए, जो रेड में आपको दिख रहा है ये वो पार्ट है जो सीरियन गवर्नमेंट के अंडर है, यानी कि जहां पर बशर अल असद की सरकार चलती है ये पूरा सीरिया। लेकिन ये वाला जो रीजन देखना आप, येलो वाला, यह है सीरियन कुर्दिश फोर्सेस जो अलग कुर्दिस्तान की मांग करती हैं। और ये जो आप ग्रे वाला पार्ट देख रहे हैं ये वो है जहां पर एक्सपेंड होने लगा था आइसिस। अब आपको क्या लगता है कि केवल सीरिया से बशर अल असद ही सीआईए के खिलाफ होंगे? नहीं, रीजन की कई अन्य फोर्सेस भी इनके खिलाफ थी। आप सोचेंगे कि सबसे पहले तो यहां टेररिस्ट को, ये रेबल्स को फंडिंग उन्होंने क्यों की? बशर अल असद की जो सरकार है वो रशिया के साथ क्लोज रिलेशन रखती है, ईरान के साथ क्लोज रिलेशन रखती है। तो मुझे लग रहा है इतना इंडिकेशन आपके लिए काफी है कि ऐसे में इस सरकार को हटाना जरूरी था। लेकिन बशर असद के अलावा खुद टर्की भी कहता है कि आईसिस को तुमने फैलाया है, यानी कि यूएसए पर आरोप लगा रहा है, जबकि टर्की खुद नेटो का पार्ट है। यूएसए नेटो का लीडर, नेटो का पार्ट टर्की, लेकिन टर्की उसके अगेंस्ट ले रहा है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर आईसिस बढ़ती है तो टर्की का बॉर्डर कनेक्टेड है, तो टर्की में भी एक्टिविटीज हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? हो सकती हैं। प्लस ये जो कुर्दिश मूवमेंट है, जैसी अनस्टेबिलिटी होती है तो और जो अंदर डिमांड्स थी वो भी बाहर आने लगी। तो अब टर्की को लगता है ये तो हमारे लिए क्राइसिस खड़ा कर देंगे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस,
मिसाइल क्राइसिस तो एक तरीके से हाइट मानी जाती है ऑफ दिस कोल्ड वॉर, कि जब मिसाइल इंस्टॉल कर दी थी यूएसएसआर ने और यूएसए पर, मतलब पास में ही है, बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में है। लेकिन उसके अलावा देखिए क्या हो रहा था, यूएसए ने क्यूबन एक्सपेट्रिएट्स, यानी कि क्यूबा के वो लोग जो क्यूबा से निकलकर यूएसए में थे, उनसे कहा अरे अपने देश के लिए लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे। उन्होंने कहा कि अगर पैसा मिले, हथियार मिले, ट्रेनिंग मिले, लड़ेंगे। तो ऐसे में यूएसए ने वहां पर भी लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट किया फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट, जैसे कि जाहिर सी बात है वो सोच रहे थे कि यूएसआर इनके इतने करीब नहीं आना चाहिए, राइट। ये पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में। इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। 10 जुलाई को आपका बैच स्टार्ट है, 5 तारीख तक, हाँ 5 जुलाई तक ये अभी एक ऑफर चल रहा है कि इन दिस P2I बैच ऑल ऑफ यू नो कि आपको 18 बुक्स आपके घर भेजी जा रही हैं, और प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपको कुछ और जीएस की प्रिपरेशन के लिए कोई और कोर्स, कुछ भी टेस्ट सीरीज, पर्सनल मेंटरशिप कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। दिस बैच इज वन स्टॉप सोल्यूशन। तो अभी आप एडमिशन लेंगे, त्यागी लाइफ कोड लगाएंगे, तो आपको 18 बुक्स तो वो हो गई, आपको जो मिस्टर अनिल स्वरूप हैं, पूर्व कोल सेक्रेटरी इंडिया के, उनकी 2 बुक्स जो आपको एथिक्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगी, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपके घर भेजी जा रही हैं। PSR ऑप्शन का नया बैच 17 से स्टार्ट है, एडमिशंस आर ऑन। त्यागी लाइव कोड लगाएंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आई टीच PSR ऑप्शन एंड टू एंड, तो 310 प्लस का स्कोर आपको करना है, तो स्टैटिक, डायनेमिक, एवरीथिंग आई एम टेकिंग केयर ऑफ। माई नोट्स आर सो कॉम्प्रिहेंसिव कि आपको और कोई बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी बुक्स का निचोड़ उसमें है ना। तो अब क्यूबन को क्यों ये साथ ले रहे थे, उसका रीजन था कि जिससे कि टेररिस्ट जो अटेम्प्ट्स हैं इनके, उनको लेजिटिमेसी मिल सके। यानी कि अगर आप बाहर से फोर्सेस को मोबिलाइज करोगे तो वो दुनिया कहेगी आप इंटरवेंशनिस्ट हैं, लेकिन अगर आप उनके ही लोगों को भड़काओगे, उनको ही लोगों को पैसा दोगे, तो उसको स्ट्रेटेजी कहा जाएगा, लेजिटिमेट ऑप्शन कहा जाएगा। ये CIA का बहुत ही फेमस तरीका रहा है, राइट। यहां पर आप ओरलैंडो बॉस को देख रहे हैं, लुइस पेसादा को देख रहे हैं, ये दोनों फेमस उस समय के, इनफेमस आई शुड से, टेररिस्ट रहे थे जो यूएस के साथ काम कर रहे थे। कोलंबिया में इन्होंने ऐसा ही किया, यानी कि लैटिन अमेरिका में उन्होंने देखा कि जरा सर्वे करते हैं कि किस तरह की चुनौतियां वहां की सरकार को आ रही हैं। पता लगा कि यहाँ पर लेफ्टिस्ट लीनिंग मूवमेंट बनने लगी है, जहां पर गरीबी होती है तो वहां पर लेफ्टिस्ट मूवमेंट बनने लगती है। तो ऐसे में उन्होंने वहाँ की जो ऑथोरिटेरियन रेजिम था उसको पैसा, हथियार प्रोवाइड किया, टेक्टिकल नॉलेज दी, कहा कि रूरल जो कोलंबिया, यहाँ पर लेफ्टिस्ट मूवमेंट बढ़ रही है, तो ऐसे में एक प्लान बना, प्लान लाजो, और उसके तहत बड़ी मात्रा में जो रूरल पीजेंट्स थे, यूनियन के पार्ट थे, लेफ्ट विंग के वर्कर्स थे, जो उस समय की सरकार के काउंटर ओपिनियन रखते थे, सबको खत्म कर दिया गया, मेजर ऑपरेशन। तो तभी कहते हैं कि CIA, मतलब वो टेरर का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, निहत्तों पर आप आतंक का इस्तेमाल करेंगे तो वही तो टेररिज्म की परिभाषा है। क्या आपके सरकार के, कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट में अगर कुछ होगा तो क्या फिर आप उसको व्हाइट वॉश कर देंगे कि वो टेररिज्म नहीं है? ये सवाल उठता है। इटली देखिए, 1960 से 80s तक ईयर्स ऑफ लीड कहा जाता है इटली में, जहां पर लेफ्ट और राइट 2 काउंटर आइडियोलॉजीज जो है प्रोमिनेंट होने लग गई थी। राइट विंग जो कंजर्वेटिव की बात करती है, इटालियन कल्चर की बात करती है, और जो लोग इटालियन कल्चर में कुछ भी बदलाव करने की बात करें उनके ऊपर हथियार का इस्तेमाल करने की बात करती है। लेफ्टिस्ट कहते हैं कि नहीं, जो गरीब हैं इटली के, उनके लिए पॉलिसीज बननी चाहिए, इटली के जो एलीट हैं केवल वही इसका फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे में किया क्या गया कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको पैसा प्रोवाइड कर दिया गया नाउ, और वो पैसा किसको प्रोवाइड किया गया था? राइट विंग आइडियोलॉजी को प्रोवाइड किया गया। स्कॉलर्स का पर्सपेक्टिव देखिए क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स टेररिज्म का इस्तेमाल करता आया है इन रिलेशन टू कंटेक्स्ट ऑफ कोल्ड वॉर, कि देखिए हम तो कोल्ड वॉर की वजह से ऐसा कर रहे थे। आज के समय में भी वो डिपेंडेंस बनाए रखने के लिए कि दूसरे देश उस पर निर्भर रहें, इसके लिए टेररिज्म का इस्तेमाल करता है। यानी कि जो मैंने आपसे कहा था स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट बने रहेंगे तो यूएसए की जरूरत बनी रहेगी। नॉम चॉम्स्की एंड एडवर्ड एस हर्मन दोनों का सेम पर्सपेक्टिव है। इनका कहना है कि ह्यूमन राइट का वायलेशन मैसिव लेवल पर होता है। इंटरनेशनल जो अदर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो भी सेम पर्सपेक्टिव रखते हैं। लेकिन आप सबको पता है जिसके पास ताकत होती है उसके हिसाब से जो उसका आर्गुमेंट होता है उसी में सबसे ज़्यादा पावर मानी जाती है। पावर ऑफ आर्गुमेंट को इतनी तरजीह नहीं दी जाती, राइट। ये मैंने आपको बताया 74% जो ऐसी सरकारें हैं जो आतंक का इस्तेमाल करती हैं वो यूएस की क्लाइंट हैं, यानी कि यूएस उनको सपोर्ट करता है। अब फ्यूचर क्या लगता है? फ्यूचर ये है कि जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन टेररिस्ट ग्रुप्स के पास आ रही हैं। अब जैसे AI, बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये नई टेक्नोलॉजीज भी इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास आ रही हैं। तो हम ये नहीं समझना चाहिए कि these intelligence agencies are, you can say, enough to you can say whitewash or you can say remove this challenge.
पॉइंट ये है कि जब तक टेररिज्म को एक शेयर्ड प्रॉब्लम नहीं मानी जाएगी, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को क्वैश नहीं किया जाएगा। स्टेट स्पॉन्सर्ड बाकी आउटफिट आते रहते हैं, उनके ऊपर काउंटर प्लान हो सकता है, लेकिन कम से कम सरकारें तो एक मत हों टेररिज्म की परिभाषा पर, कोऑर्डिनेशन से। और ये जो मियर मतलब छोटा शॉर्ट टर्म नेशनल इंटरेस्ट के चक्कर में जो प्लान्स ये करते हैं वैसा ना हो। आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही आइडियलिस्ट बात हो गई। एक्चुअली एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कॉलर मिस्टर केनेथ की, वो कहते हैं अपनी कम्युनिकेशन थियोरी में कि देखो, जो चीज़ आपके कॉमन पैरेलेंस में ऐसे आ चुकी है कि यही होता आया है, यही होता आएगा, तो इसका मतलब ये है कि आप इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते कि वो सही भी हो सकता है। तो गलती आपकी नहीं है, आप ऐसे समय पैदा हुए, आप ऐसे समय में चीज़ों को पढ़ रहे हैं जहां पर इसी तरीका, ये जो तरीका है, नेशनल इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म नेशनल इंटरेस्ट, टेररिस्ट जस्टिफाइड, कम्युनिकेशन कैन नॉट टेक प्लेस, पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द वर्ल्ड कैन नॉट टेक प्लेस, इसी को एक परमानेंट एस्पेक्ट माना गया। लेकिन इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पर ध्यान देना होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, जिससे कि हम ऐसे ग्रुप्स को जो न्यू इमर्जिंग फील्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास इतना सारा डेटा है मूवमेंट का, ट्रांजैक्शंस का, तो उसके थ्रू कितनी सारी माइन्यूट डिटेल्स को वी कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कि क्या टेररिस्ट प्लॉट्स में यूज हो सकती हैं। तो इन दिस वे यू कैन से कि जो एससीओ में इंडिया का इनिशिएटिव है कि टेररिज्म शुड बी अ प्रोमिनेंट पॉइंट, और यूएन में भी हम उठाते रहते हैं, तो ऐसे में हमें ग्लोबल कंसेंसस बिल्ड करना होगा। अब जरा क्वेश्चन देखिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म विल स्टिल रिमेन अ मेजर चैलेंज अक्रॉस द वर्ल्ड कमेंट। तो मुझे लगता है कि अब आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पर फाइन ट्यून हुई होगी। ये पीडीएफ आपको शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। त्यागी लाइव आपका डिस्काउंट कोड है फॉर ऑल द कोर्सेज, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी हियर एट इंस्टाग्राम। दिस इज योर मैक्सिमम डिस्काउंट कोड। और 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कम टाइम है, जस्ट स्टार्ट एंड आई विल बी देयर। जय हिंद।